बच्चों, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। तो इस चैप्टर में हमने प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट कर लिया था और हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में शायद हमने RL RC सर्किट कंप्लीट कर लिया था और RLC सर्किट भी कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमारा थर्ड केस शायद बचा रह गया था, है ना? हाँ, हमने RLC सर्किट में क्या किया था कि R, L और C तीनों को कंबाइन किया था और इसके तीन केस बताए थे मैंने और एक थर्ड केस बताया था। फर्स्ट केस बताया था VL ग्रेटर देन VC, दूसरा केस बताया था VL लेस देन VC, तीसरा केस बताया था VL इक्वल टू VC। हमें शायद ये तीसरा केस डिस्कस करना है, ये हो चुका था, है ना? Am I right? चलिए, तो अभी हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो एक तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि ये तीसरा केस तो हम डिस्कस करेंगे ही अभी, और इसके अलावा आगे जो है हम इससे आगे की चीज़ें भी सारी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। देखो, ऐसा है कि जैसे हम समय की बात करें तो समय हमारे पास काफ़ी है और समय को हम काफ़ी कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं। कैसे बर्बाद कर दे रहे हैं? जैसे एक चीज़ ये है कि हमने ये फैसला किया कि भाई हम आपको डेली वीडियो भेजेंगे। डेली वीडियो भेजने के बाद आप जूम सेशन, आपका किस लिए हो रहा है जूम सेशन? जिससे उसके अंदर ये डिस्कशन हो जाए। मुझे एक चीज़ पता है कि कोई भी स्टूडेंट आइंस्टीन या न्यूटन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट सुपर इंटेलिजेंट नहीं है। अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट मानना ही बंद करो, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो 100% आपको समझ में आ जाए। अच्छा, चलिए मान लीजिए आपको समझ में आ भी गया, तो कोई ना कोई डाउट बचा ही रह जाता है। मान लो आपको डाउट नहीं बच रहा, तो हो सकता है आपने डाउट के लिए क्रिएट करने की कोशिश ही ना की हो, तो किसी और स्टूडेंट को डाउट होगा। अच्छा, मान लो वीडियो में डाउट नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह से किसी स्टूडेंट को डाउट होगा। जैसे मैंने देखा कि जूम सेशन में इन जनरल बच्चे जो है वो कहीं अलग अलग सोर्सेज से डाउट पूछते हैं, तो वो डाउट जो पूछते हैं वो डाउट भी तो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, हैं? बेटा, मैं आपका टीचर हूं तो मैं केवल फीस लेने के लिए नहीं हूं कि फीस जमा कर ली बस हो गया काम ना। मेरा मतलब ये है, और मैं ये इस माइंड सेट के अंदर रहता हूं कि अगर हमने बच्चों को पढ़ाया है तो इसका मतलब रिजल्ट आना चाहिए। तो आज के बाद हमने ये तय किया है कि जूम सेशन में अटेंडेंस मस्ट है। तो जूम सेशन की क्या है? अटेंडेंस मस्ट है। ये आज के बाद हमने नियम बना दिया कि जूम मस्ट है ना? अच्छा, जो बच्चा जूम सेशन अटेंड नहीं करेगा उसको अगला लेक्चर नहीं भेजा जाएगा, अगला लेक्चर उसको नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जो हम उसकी मेल आईडी डालते हैं ना लेक्चर में, वो नहीं डालेंगे, राइट? तो उसको व्हाट्सएप पर वीडियो तो आएगा उसके, लेकिन वो उसके खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा वो वीडियो। तो ध्यान दीजिए कि आज से हमने ये नियम बना लिया कि जूम सेशन अटेंड करना मस्ट है। जो जूम सेशन को अटेंड नहीं करेगा उसके मतलब जो लिंक आएगा वीडियो का वो उसके मेल आईडी पर खुलेगा नहीं, मतलब उसके ऑप्शन में नहीं खुलेगा, राइट? तो आज से जो है ना 3 नियम बना दिए गए हैं, वो तीनों नियम सुन लीजिए। 3 रूल्स ये अप्लाई होंगे आज के बाद डेली। पहला तो कि आपके पास में वीडियो लेक्चर आएगा, उसे देख करके आप 48 आवर्स के अंदर नोट्स आप भेजेंगे मेरे को। जैसे मान लो आज इवनिंग में अगर वीडियो आ रहा है, जैसे अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपके पास आज इवनिंग तक आ जाएगा। इसका मतलब कल इवनिंग, परसों इवनिंग तक इस वीडियो का जो है ना नोट्स आ जाना चाहिए। आप जो नोट्स भेजेंगे उसमें डेट डाल दिया करेंगे, डेट डाल दिया करेंगे कि इस डेट का वीडियो वो नोट्स है, राइट? तो हमने क्या किया कि एक टाइम फिक्स कर लिया है कि इसके अंदर हम सबके नोट्स चेक करेंगे, तो 48 घंटे के अंदर आपके नोट्स आएंगे। नंबर 2, जूम सेशन मस्ट है। जो बच्चा जूम सेशन अटेंड नहीं करेगा, जैसे मान लो आज का जूम सेशन आपने अटेंड नहीं किया, तो कल वाला जो वीडियो आएगा ना
उसके अंदर आपका नाम कट जाएगा, आपका नेम नहीं होगा उस वीडियो के अंदर, यानी वो फिर आपके मेल आईडी से नहीं खुलेगा, राइट। तीसरी बात, आपका जो टेस्ट है ना, टेस्ट अब 15 डेज के अंदर होगा, क्योंकि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मुझे लग रहा है कि ये 10 दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 दिन के अंदर होगा और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 90 मिनट का होगा, राइट। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट मस्ट है ना। जो टेस्ट नहीं देंगे उसके पास में 1 वीक का वीडियो नहीं आएगा। एक बात, जूम सेशन जो लगातार 3 दिन अटेंड नहीं करेगा, अगर 3 दिन अगर जूम सेशन अटेंड नहीं किया तो उसके पास पूरे वीक का वीडियो नहीं आएगा। फीस जमा करा देने से मतलब नहीं है कि सर हमने फीस जमा करा दी। फीस जमा करा देने, ये ध्यान रखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी कीमत, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो हम आपको पढ़ाते हैं वो प्राइस लेस है ना। उसको 2000 या 2 लाख या 2 करोड़ के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि फीस दे दिया तो आप इसके लिए अधिकृत नहीं हो गए कि आप हमारा नॉलेज ले लेंगे। नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, फीस जमा कराना पेरेंट्स का काम है, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। फीस जमा हुआ, वो पैसा पेरेंट्स का गया है, आपका नहीं गया है, तो उसके लिए आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आपका क्रेडिट जब है, आप जब डेडिकेट हो जाए, जब आप उसके लिए पूरे अपने आप को सरेंडर कर देंगे। तो आज के बाद एक जो इलॉजिक आता है, कभी कभी बहुत बड़ा इलॉजिक आता है। वो इलॉजिक क्या आता है कि सर जूम सेशन अटेंड करें, उसी वीडियो को हमने देख लिया, हमें सब कुछ समझ में आ गया, अब जूम सेशन अटेंड करें तो फिर हमारा टाइम खराब होता है। अरे वाह प्राइम मिनिस्टर, एक मेरे पास में ये भी आया कि सर जूम सेशन अटेंड करेंगे तो वीडियो देख लिया, फिर हमारा टाइम खराब होगा। अच्छा, तुम प्रधानमंत्री हो गए भारत के, क्या टाइम खराब होता है? तुम क्या टाइम और खराब नहीं करते? कितने घंटे और खराब करते हो? कितने साल तुमने खराब कर दिए अपनी जिंदगी के? क्या तीर मार लिया? जो उस जूम सेशन के अंदर, मान लो कभी कभी तो ये जूम सेशन आधे घंटे का होता है, कभी 45 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है, हैं? तो तुम वैसे तो टाइम कितना खराब कर देते हो अपनी ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी के कई घंटे खराब कर देते हो तुम, हैं? और ये बात मान करके चलना कि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो है उसका नेचर और फिजिक्स के सब्जेक्ट के नेचर में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये ध्यान रखिए कि आज के बाद में ये नियम है और कोई टाइम खराब नहीं होता है। टाइम हम दूसरे तरीकों से बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, इस तरीके से कोई टाइम खराब नहीं होता है कि जूम सेशन, उसमें डाउट वीडियो डिस्कस हो रहा है आपका। तो ये जो है बात एकदम रिडिकुलस और एकदम गलत है कि टाइम खराब होता है। आपका टाइम खराब नहीं होता है, बल्कि ये समझ लो कि यू आर लकी एनफ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह का टीचर मिला है ना। बाकी ये टीचर फिर 10 साल बाद याद आएगा आपको, ये मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बच्चे जो पुराने पढ़े हुए हैं ना वो याद करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ सर आपका जो वो रहता था ना स्ट्रिक्टनेस, टोन, वो एकदम सही होता था। बोले हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि बातें आपकी एकदम ठीक रहती हैं। चलिए, तो हमने जो पिछले लेक्चर में किया था, तो हमने किया था पिछले लेक्चर में RLC सीरीज सर्किट। इस सीरीज सर्किट में हमने 2 तरह की बातें कर ली थी। पहली बात थी, हाँ, सीरीज सर्किट में हमने जो नंबर 1 बात की थी वो की थी VL ग्रेटर देन VC। तो जब VL ग्रेटर देन VC की थी हमने, तो हमने कहा था कि जो हमारा E आया था वो आया था E0 sin ωt प्लस थीटा आया था, राइट। और हमारा V रिजल्ट क्या आया था? V रिजल्ट आया था अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और Z कितना आया था? Z आया था
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये जेड आया था, राइट। हमारा ट्राइंगल जो बना था वो ऐसा ही बना था, आर बना था और एक्सएल माइनस एक्ससी बना था, जो इम्पीडेंस ट्राइंगल था, और ये जेड बना था, ये आपका इम्पीडेंस ट्राइंगल था, राइट। मैंने वोल्टेज ट्राइंगल भी बनाया था, तो वोल्टेज ट्राइंगल ऐसा था। ये सब हम कर चुके थे, है ना, ये सब हम कर चुके थे, जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। और ये प्लस थीटा था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जो साइन थीटा था वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, यानी ये कोई जोरदार बात नहीं थी, राइट। ये आपके जो है ट्राइंगल थे। और अगर मान लो उल्टा था तो आप समझ गए कि चीज़ें उल्टी थी। एक्सएल माइनस एक्ससी, इसको हमने क्या बोला था, एक्सएल माइनस एक्ससी को हमने बोला था एक्स बराबर रिजल्टेंट रिएक्टेंस, यानी कि जो आपका सर्किट है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें रिजल्टेंट रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, राइट। और दूसरा वाला जो केस था उसको आप समझ गए कि अगर ये कम होगा तो हमने बताया था आपको ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे वी सी माइनस वी एल आ जाएगा, यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स एल आ जाएगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को दोबारा देखें। और एसी वाला जो चैप्टर है, एक बार जब इसके सारे वीडियो हो जाए तो एक बार आप टाइम निकाल करके सारे वीडियो दोबारा देखें, एक साथ बैठ करके देखें, तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। वैसे तो चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, बस इसमें केवल डायरेक्ट इसका एंगल वगैरह का ही ध्यान रखना है। अब तीसरा केस हम आज डिस्कस करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है ना। तो देखिए थर्ड केस है वी एल बराबर वी सी। अब आप सोचो क्या होने वाला है, देखो बेटा वी आर वी सी ऑफ इक्वल साइज, है ना। हाँ, साइज इक्वल होनी चाहिए, पता नहीं मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं इक्वल साइज, आप लोग देख लीजिए। VL से VC कैंसल, तो आपका ये आ जाएगा VR इक्वल टू आएगा आपका V नेट, इसको कहते हैं नेट EMF। और नेट EMF की पता है इक्वेशन क्या आएगी, नेट EMF की इक्वेशन आएगी E नॉट साइन ओमेगा टी, बस थीटा जीरो आएगा, यहाँ पर थीटा कितना आएगा थीटा जीरो। ये जो थीटा जीरो आया ना, इसको रेजोनेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब VL इक्वल टू VC है, ये आपका V है और V इक्वल टू VR आ जाएगा, तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा E बराबर V इक्वल टू VR बराबर IR। तो V अपॉन I कितना आएगा बेटा, V अपॉन I बराबर R, इट इज जेड। अब देखिए आपके जरा मैं जेड को जरा एक मिनट के लिए लिख दूँ। पहला वाला जो केस था, दूसरा वाला जो केस था, तीसरा वाला जो केस अभी डिस्कस हो रहा है। बेटे पहले वाले केस में देखो हमारा जेड ये आया था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आया था। दूसरे वाले केस में हमारा जेड ये आया था, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आया था। तीसरे वाले केस में हमारा जेड आर आया है। ये किसका साइन है, ये प्लस का साइन है। ये किसका साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये जो जेड बराबर आर आया है, ये मिनिमम जेड आया है, इट इज जेड मिनिमम। आप सोचिए जरा कि ये वाला केस जब था तो VL ग्रेटर देन VC था, है ना, VL ग्रेटर देन VC था, तब आपका ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी आया था। ये यहाँ पे VL लेस देन VC था, तब आपका ये आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल आया था, आया ना, राइट। लेकिन अब आपका ये आया है बेटे, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब तो ये जेड मिनिमम है ना, जेड मिनिमम आया है। इसका मतलब ये होता है एज जेड मिनिमम सो आई विल बी मैक्सिमम। इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट का इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।
इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। पता है क्या है सीरीज आरसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस? जब आपका VL बराबर VC होगा, जब आपका XL बराबर XC होगा, जब आपका X बराबर 0 होगा, जब आपका थीटा बराबर 0 होगा, जब आपका V बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी होगा, जब आपका V बराबर E बराबर I इंटू R होगा, VR होगा। सातवां, जब आपका Z मिनिमम बराबर केवल R आएगा, दिस इज R ओनली। जब Z मिनिमम R आएगा तो I मैक्सिमम हो जाएगा। जब इम्पीडेंस मिनिमम आएगा तब I मैक्सिमम होगा। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, करेक्ट। अब आप इसको समझिए कि ये वाली जो कंडीशन है इसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का मतलब है कि उस समय करंट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम करंट विल बी अवेलेबल इन द सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। किस कंडीशन पर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा? देखिए जी, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखो जी, VL बराबर VC, VL बराबर VC इसलिए IXL इट इज इक्वल टू IXC। तो देयरफॉर XL बराबर XC, XL बराबर XC है ना। अब देखो XL क्या आया? XL होता है ओमेगा L, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, है ना। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओके, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC, सॉरी ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC और ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये ओमेगा है। इस ओमेगा को कहते हैं ओमेगा रेजोनेट, ओमेगा रेजोनेट। इट इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग, है ना, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, या आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो। एक मिनट, क्या बोल सकते हो आप? इसको बोल सकते हो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये जरूरी है। अब देखिए आप क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी आर, 2 पाई अपॉन टी आर, है ना। तो कितना आएगा 2 पाई अपॉन टी आर? 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा आर, है ना। इट इज 1 अपॉन अंडर रूट LC, राइट। तो टी आर है, टी आर माने क्या आ जाएगा? टी आर देखो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC। इसको हम 1 अपॉन न्यू आर भी कह सकते हैं। तो न्यू आर क्या है? न्यू आर जो है ये है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस होता है, जिस पर रेजोनेंस होता है। अब देखिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ। तो ये जो अंडर रूट LC है इसको हम टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। जो आपका सीरीज सर्किट है उसके लिए टाइम कांस्टेंट होगा, और ये ऐसा टाइम कांस्टेंट है कि जब ये चीज़ टाइम कांस्टेंट की इक्वल आएगी तब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा।
तो आप समझने की कोशिश करो, इधर देखो, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, और अंडर रूट एल सी क्या चीज है? अंडर रूट एल सी को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट एक्चुअली ये पता क्या है, ये इस तरह की चीज है कि जैसे ये टी आर है, तो ये टी आर क्या है? टी आर है टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल एट द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, and this is what? This is 2 pi under root LC. This is 2 pi under root LC. अब देखो आप कि ये जो है ना न्यू आर जो है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो 1/2 pi under root LC है। अब मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं कि नंबर 1 बात, चलिए यहां पे कहते हैं, जगह निकाल लेते हैं अच्छे से। तो आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये वाली घटना होगी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वाली, तब तो ये सब होगा। अगर ना हो तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वाली घटना, तब क्या होगा? तब की बातें मैं कर देता हूं। देखो, न्यू आर इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, न्यू आर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब यहां पर मैं 3 बातें लिखूंगा और आप तीनों बातें बड़े ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1 बात, when nu is equal to nu r, जब न्यू इक्वल टू न्यू आर होगा, तब VL बराबर VC होगा, XL बराबर XC होगा, Z बराबर R होगा, थीटा बराबर 0 होगा, I बराबर मैक्सिमम होगा। ये होगा बेटा जब ऐसा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 2, when न्यू इज ग्रेटर देन न्यू आर, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू आर से ज्यादा हो जाए। देखो, आपको मैं 2 फॉर्मूले बताता हूं XL और XC के, हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है मैंने। XL और XC मैं दोबारा बता रहा हूं। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा L क्या होता है? 2 पाई न्यू L। और XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। ये क्या होता है? 2 पाई न्यू C। करेक्ट, चेक करो आप, है ना। अब मैं कहूंगा कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू आर हुआ, तो न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होने का मतलब क्या है? न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होने का मतलब है कि ये ज्यादा और ये ग्रेटर है, तो ये कम हो जाएगा। यानी कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होगा तो XL ग्रेटर देन XC होगा ही होगा, VL ग्रेटर देन VC होगा ही होगा, है ना। हाँ, इंडक्टिव सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा? इंडक्टिव सर्किट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टेटमेंट है, इंडक्टिव सर्किट। इसका मतलब सर्किट की जो वो है ना नेचर, वो इंडक्टिव होगी। सर्किट की नेचर इंडक्टिव होगी। इसको मैं रेड पेन से सर्कल बना देता हूं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडक्टिव सर्किट होगा। नेचर ऑफ द सर्किट विल बी इंडक्टिव। ये XL बराबर ग्रेटर देन ये है। Z कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर Z आएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये Z आएगा। ओके, और जो आपका ये वाला Z होगा वो उस वाले Z से ज्यादा होगा, है ना। तो Z इंक्रीज्ड, I डिक्रीज्ड। करेक्ट। ये पॉजिटिव साइन कहता है कि Z इंक्रीज हो रहा है। तीसरी वाली बात करेंगे हम, when न्यू लेस देन न्यू आर। when न्यू लेस देन न्यू आर। अब देखो, जब न्यू लेस देन न्यू आर है तो बेटा क्या आएगा? XL लेस देन XC। XL लेस देन XC, एक मिनट रहा, XL लेस देन XC, है ना। तो VL लेस देन VC, VL लेस देन VC।
और अब सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। नेचर ऑफ द सर्किट विल बी कैपेसिटिव काइंड, कैपेसिटिव सर्किट होगा। और क्या होगा, और बेटा Z बराबर आ जाएगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, प्लस कुछ नहीं, मैं क्या तीर मारने वाला हूँ, कुछ नहीं, ऐसे ही देखो, ये देखो ऐसे कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, है ना। हाँ, एक बात पक्का बोलूंगा, मैं बोलूंगा Z इंक्रीज हो जाएगा और I डिक्रीज हो जाएगा, यानी I को डिक्रीज होना है हर हालत में। न्यू लेस देन न्यू आर हो तो भी I डिक्रीज होना है, न्यू ग्रेटर देन न्यू आर हो तो भी I डिक्रीज होना है ना। चलिए अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, है ना। तो आप जरा ग्राफ्स को देखना। आई एम ड्रॉइंग फ्यू ग्राफ्स। तो आप थोड़ा सा ग्राफ को सावधानी से समझना बेटा। लुक और हियर, सबसे पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ्स। देखिए एक्सएल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल बराबर क्या, 2 पाई न्यू एल। तो मैं कहूंगा एक्सएल प्रोपोर्शनल टू न्यू, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर हम एक्सएल में और न्यू में ग्राफ ड्रॉ करें तो इट विल कम लाइक दिस। एक्सएल में और न्यू में ग्राफ करें तो ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये एक्सएल में और न्यू में ग्राफ आएगा। अब आप देखो दूसरा ग्राफ, अगर मैं एक्ससी में और न्यू में ग्राफ ड्रॉ करूं तो न्यू से, अब देखो क्या हुआ, एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू हुआ, और जब एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू हुआ तो क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू हुआ ना बेटा, तो ये एक्ससी और न्यू में ग्राफ ऐसा आएगा, एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू। अच्छा एक चीज और है, कुछ कुछ किताबों के अंदर, कुछ कुछ किताबों में एक्ससी और न्यू का ग्राफ ऐसा भी खींचा जाता है, ओरिजिन एक्ससी और न्यू का कुछ किताबों में ग्राफ ऐसा भी खींचा जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या किया है उन्होंने, इसमें उन्होंने फेज और कंसिडर कर दी है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, बस इसमें यह है कि फेज कंसिडर नहीं करी है, इसमें फेज कंसिडर कर दी है। वैसे मैं आपको टेक्निकली एक बात बताऊं, टेक्निकली बात यह है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि आर, एक्सएल और एक्ससी की कोई फेज वगैरह होती नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर फेज होती नहीं है तो फिर आपने हमें बताई क्यों है, बताई तो है मैंने, है, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बता भी दिया और खुद बोल भी रहा हूँ। एक्चुअली पता है क्या चीज़ है, बेसिकली फंडामेंटली तो आर की जो है ना, आर एंगल के साथ बदलता नहीं है, रेजिस्टेंस नेवर चेंजेज विथ एंगल। इसी तरीके से एक्सएल जो है वो भी कभी चेंज नहीं होता एंगल के साथ, और जो आपका एक्ससी है वो भी एंगल के साथ चेंज नहीं होता, यानी कि आर, एक्सएल और एक्ससी की कोई फेज नहीं होती। फेज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी एंगल के साथ चेंज होती है। जैसे E इक्वल टू हमने लिखा E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, तो एंगल के साथ चेंज हो रही है क्वांटिटी, है ना। इसी तरीके से I को लिखा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंगल बदलेगा तो I बदलेगा। ये क्या हुआ, चेंज आया क्वांटिटी के अंदर एंगल के साथ में। लेकिन बेटा आर में, एक्सएल में और एक्ससी में एंगल के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब इनकी कोई फेज वगैरह होती नहीं है, हैं, ठीक है, फेज वगैरह होती नहीं है तो फिर हमने आपको बताई क्यों है, ये क्यों किया। एक्चुअल में ये बताने का एक कारण है, ये बताने से हमें एक बेनिफिट हो गया कि आपने पूरे चैप्टर को जो है ना केवल बस इन 3 चीज़ों में समेट दिया, और बहुत बड़ा सारा एनालिसिस जो है बड़ा छोटा सा एनालिसिस बन पड़ा। नहीं तो क्या होता है कि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। अब देखना ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, पैरेलल सर्किट में भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। अभी मैं पैरेलल सर्किट पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी आपका ये एकदम क्लियर कट इजीली हो जाएगा, है ना। तो ये देखो बेटा, ये आपके जो है ना, ये तीनों चीज़ें आपको केवल रिलेटिव बताया गया है। एक्चुअल में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आर, एक्सएल और एक्ससी की जो फेज है, दिस इज रिलेटिव फेज ऑफ ईएमएफ एंड करंट, दिस इज रिलेटिव फेज ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो एक बार मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को पूरा, है ना। हाँ, तो एक्चुअली इनकी जो फेज है ना,
ये रिलेटिव फेज है। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमने क्या लिखा, E अपॉन आई, रेजिस्टेंस को हमने लिखा E अपॉन आई। ये क्या है, E अपॉन आई, तो E का फेज और I का फेज, तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव फेज ऑफ E एंड I। व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल को भी हमने लिखा E अपॉन आई, तो वहां भी एक्सएल की जो फेज है दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव फेज गैप ऑफ E एंड I। इन द सिमिलर फैशन XC, XC इक्वल टू क्या है, E अपॉन आई, तो देयर इज अगेन अ रिलेटिव फेज गैप ऑफ E एंड I, है ना, ये रिलेटिव फेज गैप है और कुछ भी नहीं है। और उस रिलेटिव फेज गैप का हमें फायदा ये हो जाता है कि जैसे मान लो आपको सवाल वाले ने E दे दिया और आपसे I पूछा, तो आप डायरेक्ट फेज निकाल सकते हो I की, यानी आपको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अभी आएंगे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, E दिया I पूछा, I दिया E पूछा, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया V इक्वल टू आई आर, है ना, वी आर मैंने बताया ना, V इक्वल टू आई आर। अब एक बात सोचो, वी आर इक्वल टू हमने आई आर कहा। अब अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने आई की फेज कुछ दे रखी है, मान लो x कुछ भी दे रखी है, 30 दे रखी है, 30 डिग्री, r तो 0 ही होता है, तो आपका वी आर भी 30 आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो आपको कभी ऐसा केस हुआ वी एल इक्वल टू क्या, आई एक्स एल। अब आपको एक बात पता है, मान लो आई की फेज दे दी उन्होंने, मान लो उन्होंने आई की फेज दे दी 37 डिग्री दे दिया, 37 डिग्री दे दिया। अब आपको वी एल की फेज चाहिए। अब उन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट, मान लीजिए उसने आई की इक्वेशन लिख दी, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, ये लिख दीजिए। अब ये 37 डिग्री फेज हो गई आई की, आपको वी एल की फेज निकालनी है। तो अब या तो आप कैलकुलेशन करो, पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करो, या डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे, आप एक्सएल को लिखो, कितना एक्सएल की फेज कितनी होती है, एक्सएल की फेज फिक्स है, वो प्लस पाई बाय 2 यानी प्लस 90 डिग्री है। अब अपने आप ही आपका वी एल जो है ना, उसकी फेज डायरेक्ट आ जाएगी 127 डिग्री। इसी तरीके से कभी क्या करेगा वो, कभी आपको वी एल दे देगा, वी एल की फेज दे देगा 127 डिग्री, और आई की पूछ लेगा, और एक्सएल आपको पता ही है, एक्सएल की कितनी होती है 90 डिग्री। अब आप सीधा आई की फेज निकाल सकते हो, वी एल अपॉन आई, समझ गए ना। तो ये 127 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इसमें क्या है, फिर कुछ करना धरना नहीं पड़ता, है ना, बस आराम से मस्ती हो जाती है। आई की आ जाएगी फेज, ये फेज किसकी आएगी, आई की आएगी। हमने आई अपॉन वी अपॉन आई किया ना, तो आई की फेज 27 डिग्री आ जाएगी, 37 डिग्री आ जाएगी, जो भी है है? तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। भाग लगाते हैं जब, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं। ये चलिए एक चीज़ आ गई। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आर एक्सएल और एक्ससी की एज सच कोई फेज नहीं होती है, लेकिन हमने ये फेज निकलवाई है आपको। तो ये एक्चुअल में बेसिकली रिलेटिव फेज है ई एंड आई के बीच की। चलिए अब हम इसके आगे की बात करेंगे। ये हो गया। अब देखिए x क्या होता है, x को हम जनरल कहते हैं रिजल्टेंट रिएक्टेंस, रिजल्टेंट रिएक्टेंस, ये x को कहते हैं रिजल्टेंट रिएक्टेंस। अब ये रिजल्टेंट रिएक्टेंस जो होता है ना, वो XL और XC का डिफरेंस होता है। अगर XL बड़ा है तो आप कह सकते हो XL माइनस XC, अगर XC बड़ा है तो आप कह सकते हो XC माइनस XL। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब जब आप x को ऐसा बोलेंगे रिजल्टेंट रिएक्टेंस, रिजल्टेंट रिएक्टेंस माने इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रिजल्ट। तो बेटा जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसकी फेज प्लस पाई बाय 2 आएगी। जब आप ऐसा बोलेंगे तो इसकी फेज कितनी आएगी, माइनस पाई बाय 2 आएगी। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, ये सर्किट पर डिपेंड करेगा। सर्किट कैसा है, ऐसा जब जब होता है तो इसे कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, ऐसा जब जब होता है तो इसे कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। नेचर चेक करनी है तो वो ऐसा है, करेक्ट। ये आपका रिजल्टेंट रिएक्टेंस है। अब हम आते हैं आपके आई के ग्राफ पर। है ना। अच्छा, ये
रिजल्टेंट रिएक्टेंस का भी मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको, है ना। हाँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, कभी कभी पूछ ले। हाँ, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ रिजल्टेंट रिएक्टेंस, है ना। किसको डिस्कस करता हूँ? रिजल्टेंट रिएक्टेंस। रिजल्टेंट रिएक्टेंस, देखिए रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या होगा। रिजल्टेंट रिएक्टेंस x जो होता है वो होता है एक्सएल डिफरेंस x, जो बड़ा होगा वो बड़े में छोटा घटेगा, है ना। एक्सएल डिफरेंस x। अब देखिए न्यू बराबर जब न्यू आर होगा, न्यू बराबर जब न्यू आर होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होगा तब x पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। हाँ, न्यू लेस देन न्यू आर होगा तब क्या हो जाएगा? x नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। अब आप चेक करिए इस बात को बहुत ध्यान से कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ x वर्सेस न्यू, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये एक मतलब केवल ऐसे ही है, तो दिस इज अ वेरी गुड ग्राफ, है ना। तो ये आपके वैसे जो है ना बोर्ड वगैरह स्कूल वगैरह में नहीं आता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन वालों का भरोसा नहीं, ये पूछ लेते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, एक्स और न्यू में ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं और आप स्वयं जांच करेंगे ग्राफ कैसा बन रहा है। ये आपका क्या है? न्यू है और ये आपका 0 है। यहाँ पर x पॉजिटिव है। पॉजिटिव x का मतलब क्या होता है? एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है ना। और यहाँ पर x नेगेटिव है। नेगेटिव x का मतलब क्या होता है? एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। ये बेटा न्यू आर है, न्यू आर है, न्यू आर, न्यू इक्वल टू न्यू आर। अब देखिए इधर हम बात करेंगे तो ये न्यू लेस देन न्यू आर है, इधर हम बात करेंगे तो ये न्यू ग्रेटर देन न्यू आर है। हमने आपसे कहा कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होगा, न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होगा तो आपका एक्सएल बड़ा होगा और एक्सी छोटा होगा। एक्सी छोटा होगा इसका मतलब आपका ग्राफ जो है न्यू ग्रेटर देन न्यू आर में पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब ये न्यू आर होगा तो ये ग्राफ इस साइड में जाएगा, यहां पर आएगा ग्राफ, करेक्ट। आगे देखिए, और जब ये एक्सी जो है, ये न्यू जो है, ये जब बड़ा होगा तो एक्सी छोटा होगा। तो अब एक्सी छोटा है और एक्सएल बड़ा है, तो आप देखिए कब कब क्या क्या घटना होगी कि जब न्यू इससे कम होगा तब आपका एक्सी बड़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये न्यू लेस देन न्यू आर है ना। तो इस साइड में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, करेक्ट। लिख देते हैं ना, न्यू ग्रेटर देन ये है, और इस साइड में आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी यानी कि ग्राफ पॉजिटिव साइड में जाएगा और ये वाला ग्राफ नेगेटिव साइड में जाएगा। जब न्यू 0 हो तो बताओ, जब न्यू 0 हो तो एक्सी इंफिनिटी, एक्सी इंफिनिटी। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, न्यू 0 हो तो एक्सी इंफिनिटी, न्यू यहाँ 0 है। अब देखना ग्राफ सभी बच्चे देखेंगे ग्राफ। मैं ग्राफ को ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं, एक बार जरा थोड़ा सा मैं एक मिनट देखना बेटा। दिस इज लाइक दिस एंड देन दिस विल बी लाइक दिस। गॉट द पॉइंट? न्यू जब इनफाइनाइट होगा, है ना। एक मिनट सॉरी। ये देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसको कि ये जब न्यू 0 होगा तो आपका जो एक्सी है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, करेक्ट। और जब आपका इधर से न्यू इनफाइनाइट होगा, न्यू बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका एक्सएल क्या होगा? न्यू जब बहुत ज्यादा होगा तो आपका एक्सएल क्या हो जाएगा? सोचो, न्यू बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा न्यू, एक्सएल भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, राइट। एक्सएल इनफाइनाइट की तरफ पहुंच जाएगा ज्यादा होने पर, ठीक है। तो ये आपके जो है ना रिजल्टेंट ग्राफ आया है और वो आपका ग्राफ जो था वो ऐसा था। अब हम
ग्राफ ड्रॉ करेंगे जेड और न्यू में, तो मैं जेड और न्यू में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप चेक करेंगे। एक मिनट, जेड मतलब रिजल्टेंट इंपीडेंस, रिजल्टेंट इंपीडेंस। मिटा दिया। चलिए जी, इधर देखो आप, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट इंपीडेंस जेड वर्सेस न्यू, राइट। अब जेड वर्सेस न्यू का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं कहूंगा न्यू इक्वल टू न्यू आर, जेड इज मिनिमम एंड मिनिमम इक्वल टू आर। तो मैं देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जेड जो है ये जेड है और ये न्यू इक्वल टू न्यू आर। बेटा न्यू इक्वल टू न्यू आर जब आएगा ना तो जेड की वैल्यू सबसे कम होगी और ये इक्वल टू आर के बराबर होगी। अच्छा, इसका मतलब अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू आर होगा तो जेड बढ़ेगा, न्यू लेस देन न्यू आर होगा तो जेड बढ़ेगा। इसका मतलब दोनों ही केसेस में जेड बढ़ेगा, दोनों ही केसेस में जेड बढ़ेगा, करेक्ट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं आई वर्सेस न्यू में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आई वर्सेस न्यू, है ना। देखिए मैं आई और न्यू में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग चेक करना। सबसे पहले मैं यहां न्यू मिनिमम न्यू आर, सॉरी न्यू आर, जब ये न्यू इक्वल टू न्यू आर होगा तो यहां पर जेड मिनिमम है, जेड मिनिमम है, जेड मिनिमम है तो करंट, इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, तो यहां पे करंट मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम करंट मान लो यही मान लेते हैं करंट मैक्सिमम, ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम करंट है। चलो अब ये मैक्सिमम है, अगर न्यू लेस देन न्यू आर हो तो इंपीडेंस बढ़ेगा, इसका मतलब करंट घटेगा, करंट घटेगा। ये हो तो भी इंपीडेंस बढ़ेगा यानी कि करंट घटेगा, यानी दोनों ही केस में करंट घटेगा। यहां पर करंट मैक्सिमम होगा। मैं आपको इस आई मैक्सिमम की वैल्यू बता दूं, बोलो बता दूं क्या? मैं आपको आई मैक्सिमम की वैल्यू बताऊंगा। आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी ई अपॉन आर ओनली, ओनली ई अपॉन आर, क्योंकि जेड बराबर आर आएगा, जेड बराबर आर आएगा, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू ई अपॉन आर होगी, पक्का। अच्छा जी, इसमें हम कहेंगे कि दिस इज ग्राफ ड्रॉन फॉर आर, दिस इज ग्राफ ड्रॉन फॉर आर। अब मैं एक केस खड़ा करता हूं, बताऊं मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं अगर आर की वैल्यू बढ़ जाए तो, मान लीजिए अभी ये आर है, अब हम इसको 2r कर देते हैं, 2r कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपने आर की वैल्यू इंक्रीज की तो बताओ क्या होगा? आर की वैल्यू इंक्रीज की तो ये जो आई मैक्सिमम की वैल्यू है ये कम हो जाएगी, है ना। अभी आई मैक्सिमम यहां है, अगर मैं आर को बढ़ा दूं, 2r कर दूं आर की जगह, तो ये आधी हो जाएगी आई मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2r आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने आर को इंक्रीज कर दिया तो आई मैक्सिमम यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये अब ग्राफ कैसा होगा देखना। अब मैं ग्राफ की शकल सूरत बना रहा हूँ, इट विल बी लाइक दिस, है ना। हाँ, आप समझ जाइए, थोड़ा समझ जाइए, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट, ओके। अगर ये तो मतलब आर बढ़ गया बेटा, इसको मैं आर इंक्रीज कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं 2r नहीं कह रहा। एग्जैक्ट 2r क्यों नहीं कह रहा मैं? क्योंकि मैंने ग्राफ बनाया भी नहीं है वैसा, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा देखो, इसके आधे से थोड़ा ऊंचा लग रहा है ना,
मतलब एकदम आधा नहीं किया मैंने। अगर 2R करता ना मैं, तो फिर मेरे को एकदम आधा करना पड़ता ग्राफ को। चलिए अब मैं अगर R को कम कर दूं, ये तो बड़ा R है, ये तो R है, ये वाला, ये देखिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं। ये वाला ग्राफ जो है ना, पहले वाला, ये R का ग्राफ है, R वाला ग्राफ। ये है R बढ़ जाने वाला ग्राफ, ग्रेटर R, ये है ग्रेटर R, राइट। अब हम स्मॉलर R का ग्राफ खींचेंगे। आप सोचो स्मॉलर R होगा तो क्या होगा, I मैक्सिमम बढ़ेगा, तो I मैक्सिमम बढ़ेगा, स्मॉलर R होगा तो I मैक्सिमम बढ़ेगा। देखो बढ़ेगा I मैक्सिमम। अब आपका ये ग्राफ ऐसा आएगा, अब ये ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा डायग्राम बनाना नहीं आता मेरे को, फिर भी मैं बना देता हूँ, है ना। तो ये R कम हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम है तो I मैक्सिमम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I मैक्सिमम कम होगा। ये जो रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होना है, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वालिटी रेजोनेंस। इसको कहते हैं क्वालिटी रेजोनेंस। इसको क्या कहते हैं? पुअर क्वालिटी रेजोनेंस। पुअर क्वालिटी रेजोनेंस, पुअर क्वालिटी रेजोनेंस, है ना। जितना ज्यादा R आएगा, रेजोनेंस की क्वालिटी उतनी ही पुअर होगी, है ना। तो मैं अब आपको बता दूं, किसी भी सर्किट में R अगर बहुत कम है तो रेजोनेंस विल बी बेटर, क्वालिटी रेजोनेंस होगा, है ना। तो इन एनी RLC सीरीज सर्किट, ध्यान दो, नोट, in any RLC series circuit, in any RLC series circuit, in any RLC series circuit, quality of resonance, quality of resonance will be, quality of resonance will be better for smaller values of R. जितना कम R होगा, रेजोनेंस की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, करेक्ट। चलिए मैं एक बार इस पूरे बोर्ड को साफ कर रहा हूं, है ना। हाँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा और उसे पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज के बारे में चर्चा करूंगा मैं। तो आई विल डिस्कस हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज। देखो बेटे, हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज, है ना, हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे बैंड विड्थ, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी फैक्टर, है ना। चलिए मैं बात कर रहा हूं। देखो मैं आई और एन न्यू में एक बार ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा। आप ध्यान देना, आई एंड न्यू, न्यू इक्वल टू न्यू आर, न्यू इक्वल टू न्यू आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो आई मैक्सिमम है बेटा, मैंने आई मैक्सिमम ले लिया यहाँ पे। इधर चलूंगा तो आई घटेगा, इधर चलूंगा तो आई घटेगा, है ना। थोड़ा एक बार ग्राफ को थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। हाँ एक बार बेटा कोशिश करते हैं, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है, कोशिश तो कर ही लो। ऐसे अब मैं ऐसा ही ग्राफ इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
नहीं बना क्या? चलो मान लो बन गया है ना? हाँ अब चलो कोई बात नहीं, इधर देखो अब देखिए, ठीक है अब सही है। अब देखो ये आई मैक्सिमम है। आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब न्यू इक्वल टू न्यू आर है तो आई मैक्सिमम है। जैसे ही न्यू की वैल्यू घटेगी आई की वैल्यू घटेगी, न्यू की वैल्यू बढ़ेगी आई की वैल्यू घटेगी, यानी आई तो घटना ही है, आई तो घटना। अब बताओ मैं क्या होगा, देयर विल बी टू सर्टेन पॉइंट्स, देयर विल बी सर्टेन 2 पॉइंट्स व्हेन आई विल बी आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2। तो देखिए बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं जब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2, ये वैल्यू। अगर मैं यहाँ के दोनों पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी ले लूँ और इसको कह दूँ न्यू 1 और इसको कह दूँ न्यू 2, तो देखना क्या होगा, क्या होगा। मैं कहूँगा कि न्यू 1 एंड न्यू 2 आर 2 स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, 2 स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, स्पेशल है साहब ये। न्यू 1 and न्यू 2 are 2 specific frequencies. 2 specific frequencies. न्यू 1 and न्यू 2 are 2 specific frequencies for which current I becomes I maximum upon root 2. ये है। These frequencies are called half powered frequencies. Half powered frequencies. Half powered frequencies क्यों कहते हैं साहब इनको, बताओ। हाफ पावर्ड क्यों बोलते हैं, मैं बताता हूँ हाफ पावर्ड क्यों बोलते हैं। क्योंकि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, ध्यान दो, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है ना। अब अगर I आपका आई अपॉन रूट 2 हो गया तो पावर आधी हो जाएगी, इसलिए इनको हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो न्यू 1 and न्यू 2 आर 2 स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज for which I becomes I maximum upon root 2. These frequencies are called half powered frequencies. Half powered frequencies, है ना, आधी हो गई पावर आधी हो गई है ना। अब देखिए difference of these न्यू 1 and न्यू 2 is called bandwidth. तो देखो बेटा डेल्टा न्यू इज व्हाट, डेल्टा न्यू इज बैंडविड्थ एंड दिस इज न्यू 2 माइनस न्यू 1, ये आपका बैंडविड्थ आ गया, करेक्ट। ओके, दिस डेल्टा न्यू इज बैंडविड्थ। अब जब ये ऐसा हो रहा है डेल्टा न्यू इज बैंडविड्थ, तो देखो क्या होने वाला है, ये बैंडविड्थ है। सभी बच्चे बैंडविड्थ के दर्शन करें, बैंडविड्थ दिख गया आपको ग्राफ में, ये डेल्टा न्यू है, इट इज बैंडविड्थ, राइट। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पता है क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा अगर आर घटता है, रेजिस्टेंस कम होता है, देन डेल्टा न्यू क्या होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता है देन डेल्टा न्यू क्या होगा। देखो मैं बताता हूं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा तो बैंडविड्थ घटेगा। कैसे, देखो जब रेजिस्टेंस कम हुआ था, रेजिस्टेंस ये आर था, जब रेजिस्टेंस कम हुआ था तो हमारा ग्राफ जो है मोर स्टीपर हो गया था, है ना, ज्यादा स्टिफ मतलब तीखा हो गया था, है ना। अब देखिए आपका ग्राफ ऐसा होगा, जब आर घटा था, ये आर कम हो गया था, अब आपका आई मैक्सिमम ज्यादा हो गया था, आर कम हो गया था तो आई मैक्सिमम ज्यादा हो गया था। अब आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 यहाँ है, आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 यहाँ है,
तो अब देखिए आपके बैंडविड्थ यहाँ आएगा, हाँ बैंडविड्थ यहाँ आएगा, कम हो जाएगा बैंडविड्थ। ग्राफ जो है ना इट विल बी मोर शार्प, ग्राफ विल बिकम मोर शार्प। तो शार्पनेस बढ़ गई है ग्राफ की, है ना, ग्राफ की शार्पनेस बढ़ गई है। अच्छा अब चलिए, जब आपका आर कम हुआ तब तो ये दशा हुई, आर बढ़ जाता तब ये यहां आ जाता, आर बढ़ जाता तब हालात ऐसे होते, आर बढ़ने पर ऐसा हालत होता, ऐसा हालत। मतलब मैं अच्छा ग्राफ नहीं बना पा रहा, वो मेरी ग्राफ ड्राइंग की कमी है बेटा, ड्राइंग अच्छी नहीं आती ना मेरे को, आप लोगों को बता चुका बहुत बार। ये आई मैक्सिमम, अब आई मैक्सिमम अपॉन √2 यहाँ आएगा, आई मैक्सिमम अपॉन √2 यहाँ आएगा कहीं, यानी कि अब आपका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। आप बात को समझिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब रेजिस्टेंस कम होगा बैंडविड्थ घटेगा, और जब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा बैंडविड्थ बढ़ेगा। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको मिटा देते हैं अब ग्राफ को ही, है ना, इसको जिंदा रख लेते हैं, ये वाली चीज जिंदा रख लेते हैं, है ना, और ये वाली चीज जिंदा रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं होगी। हाँ तो देखो यस प्लीज, अब देखिए क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर को हम क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है? ये क्वालिटी फैक्टर कुछ नहीं जी, कोई खास दमदार चीज नहीं है, आपको बताता हूं। इसको कहते हैं क्यू आर, क्यू आर को कहते हैं न्यू आर अपॉन डेल्टा न्यू, दिस इज क्वालिटी फैक्टर, खत्म। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां देखो मैंने क्या लिख रखा है, आर कम होगा, आर कम होगा तो क्या होगा, आर कम होगा तो डेल्टा न्यू कम होगा, डेल्टा न्यू कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, इसका मतलब रेजोनेंस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। एक मिनट जरा, हाँ क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगी, इसका मतलब रेजोनेंस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट। अब देखो अगर आर बढ़ जाए तो डेल्टा न्यू बढ़ जाएगा, डेल्टा न्यू बढ़ जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा, यानी रेजोनेंस की क्वालिटी घट जाएगी। क्वालिटी फैक्टर की कैलकुलेशन जो है ना, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हालांकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये जो है ना एडवांस वाले, ये कभी कभी सिलेबस को थोड़ा सा एनक्रोच कर जाते हैं, है ना। हाँ तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगा आपका एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल जो है ना वो रेजोनेंस वाला है, ये ध्यान रखना, एक्सएल अपॉन आर ये रेजोनेंस वाला है। आप इसी तरीके से इसको एक्ससी अपॉन आर भी कह सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस पर दोनों बराबर होते हैं, रेजोनेंस पर दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपका एक्सएल अपॉन आर का, एक्सएल आर का मतलब क्या है, एक्सएल आर का मतलब मैं समझा देता हूँ, 2 पाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सॉरी एल अपॉन आर ये आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू आर सी एंड आर, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ये आपका क्वालिटी फैक्टर आएगा, आर जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर कम होगा, आर जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, करेक्ट। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एसी के चैप्टर का एक पड़ाव पूरा हो गया है। एक पड़ाव क्या मतलब, अब ये समझ लो कि 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया, 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया, करेक्ट। चलिए मैं एक छोटा सा आर्टिकल और करा देता हूँ आपको, है ना, या चलो रहने देते हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, फिर आपका सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया एक ही दिन में, हैं। वैसे तो अब मेरे को लगता है कि जो है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा आप लोग बिल्कुल 12th क्लास जो है ना हो चुके हो, अब आपके अंदर वो चीज़ें आ जानी चाहिए जो एक
कंपटीशन जीतने की इच्छा रखने वाले बच्चे में आती है। कंपटीशन जीतने की इच्छा रखने वाले बच्चे में पता है क्या आती है कि टीचर अगर 8 घंटे भी लगातार पढ़ा दे, 10 घंटे भी लगातार पढ़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होती है कंपटीशन जीतने की लगन। कंपटीशन जीतने की लगन जो होती है ना, उसके अंदर ऐसी होती है कि टीचर के मन में आ रही है ना पढ़ाने की। आपको पता नहीं, ये मैं यहाँ पे तो नहीं कर पा रहा, रुड़की में मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन हम लोग जो है ना जब वहाँ थे, जयपुर में थे, कोटा में थे, इवन मैंने बेंगलोर में भी ये काम किया है ना, कि कभी कभी बच्चों को जो है ना बुलाया और 6-6, 8-8 घंटे की क्लास लगा दी। आप कहोगे सर पागल ही होते हैं क्या? बच्चे भी पागल होते हैं, टीचर भी पागल होता है, ये पागल लोग ही काम करते हैं। अब यहाँ पे पागलपन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पागलपन पैदा हो, मैडनेस पैदा हो। चलिए हम फिर बात करेंगे, तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर देखेंगे हम, ठीक है? राइट, ओके, बाय।